नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का 8 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आज इस बुलेटिन में ईरान, इस्राइल, अमेरिका की तो बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले भी उस चाल की बात करना जरूरी है जो चीन चल रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ताइवान की नेता चेंग की मुलाकात ने अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी है, तो वहीं ट्रंप यूरोप से सैनिक वापस बुलाने की सोच रहे हैं, जिससे नाटो में दरार गहरी हो सकती है। उधर ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत से पहले ही तल्खी बढ़ गई है। इन सभी खबरों पर होगी बात, लेकिन सबसे पहले देखते हैं 5 बड़ी खबरें। अमेरिका के खिलाफ चीन की चाल, 10 साल बाद ताइवान के साथ सीक्रेट बैठक। यूरोप को झटका, अमेरिकी सैनिकों को वापस बुला सकते हैं ट्रंप। नाटो से नाराजगी बरकरार। बातचीत से पहले ईरान से बोले वेंस, चाल मत चलना। ईरान बोला, डील हमारी शर्तों पर। बीजेपी ने जारी किया संकल्प पत्र। ममता बोली, घुसपैठ हो रही है तो इस्तीफा दे दीजिए। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए वोटर लिस्ट फ्रीज मामले पर 13 अप्रैल को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। ट्रंप की नजर ईरान पर है। इधर ट्रंप के साथ ही खेल हो रहा है। चीन अमेरिका के साथ एक ऐसा खेल खेल रहा है जिससे पूरी दुनिया के देशों को झटका लग सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ताइवान की विपक्षी नेता चेंग ली वुन की बीजिंग में मुलाकात हुई है। दोनों ने ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में मुलाकात की, साथ में फोटो खिंचवाई और फिर बंद कमरे में बातचीत भी की, और वो भी पूरे के पूरे 10 साल बाद ऐसा हुआ है। दोनों ही नेताओं ने ताइवान में अमेरिकी दखल का विरोध जताया। चेंग ने कहा कि चीन और ताइवान को आपसी दुश्मनी छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। उनका कहना था कि ताइवान स्ट्रेट अब संघर्ष की जगह नहीं, बल्कि रिश्तों को आगे बढ़ाना चाहिए। वहीं शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और ताइवान के लोग एक ऐसी इतिहास और संस्कृति से जुड़े हैं जो कभी भी खत्म नहीं हो सकती, और ये एक ही जड़ों से आते हैं। बड़ा संकेत ये भी मिला है कि चेंग ताइवान की सेना को धीरे धीरे मजबूत करने की रफ्तार कम करना चाहती हैं और अमेरिका से हथियार खरीदने पर भी रोक लगा सकती हैं। हालांकि ताइवान की सत्ताधारी पार्टी डीपीपी आज भी चीन के खिलाफ ही है, लेकिन शी और चेंग की मुलाकात से ये चर्चा तेज हो गई है कि चीन ने ताइवान को वापस अपने कब्जे में लेने की शुरुआत कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप यूरोप से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने पर विचार कर रहे हैं। ईरान जंग में अमेरिका इस्राइल का साथ न देने की वजह से ट्रंप नाटो देशों से नाराज हैं। यही नहीं, ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की योजना भी आगे नहीं बढ़ पाई, इससे भी नाराजगी बढ़ गई है। फिलहाल यूरोप में 80,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, जो दशकों से वहां की सुरक्षा की रीढ़ माने जाते हैं। लेकिन अब ट्रंप इन्हें वापस बुलाने की सोच रहे हैं, और अगर ट्रंप ने ऐसा किया तो यूरोप को बड़ा झटका लग सकता है। उसकी सुरक्षा भी चिंता के घेरे में आ जाएगी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पाकिस्तान रवाना होते वक्त ईरान को साफ संदेश दे दिया है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ईमानदारी से बातचीत करना चाहता है तो अमेरिका भी खुले दिल से आगे बढ़ेगा, लेकिन अगर ईरान ने कोई चाल चलने की कोशिश की तो उसे सख्त जवाब मिलेगा। वेंस ने यह भी बताया कि ट्रंप ने बातचीत के लिए साफ दिशा निर्देश दिए हैं और उन्हें उम्मीद है कि ये बातचीत पॉजिटिव रहेगी। ईरान ने अमेरिका के साथ होने वाली बातचीत से पहले ही ये साफ कर दिया है कि अब खेल पुराने तरीके से नहीं चलेगा। ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर माजिद तख्त रवांची ने कहा कि बातचीत सिर्फ तभी होगी जब वो सच्चाई पर आधारित हो, ना कि किसी धोखे या चालबाजी पर। उन्होंने बताया कि इस बार बातचीत का आधार ईरान का 10 पॉइंट वाला प्लान होगा, यानी शर्तें भी ईरान की और एजेंडा भी ईरान का। सबसे बड़ा संदेश ये कि ईरान किसी ऐसे सीज फायर के लिए तैयार नहीं है जो दुश्मन को दोबारा हमला करने का मौका दे। ईरान ने साफ कह दिया है कि गारंटी चाहिए, वरना बातचीत भी नहीं होगी और भरोसा भी नहीं किया जाएगा। ईरान इस्राइल जंग पर इस्लामाबाद में होने वाली बड़ी बातचीत पर अब सस्पेंस और गहरा गया है। तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरान ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान में अमेरिकी अधिकारियों से बातचीत के लिए उसकी कोई टीम पहुंची ही नहीं है, यानी मीडिया रिपोर्ट्स को गलत बताया गया है। तस्नीम के सूत्रों के मुताबिक जब तक अमेरिका लेबनान में सीज फायर का वादा पूरा नहीं करता और इस्राइल हमले बंद नहीं करता, तब तक कोई भी बातचीत नहीं होगी। इस बीच सोशल मीडिया पर भी कुछ वीडियो चल रहे हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि ईरानी डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंच चुका है, लेकिन इन वीडियोस को भी एआई जनरेटेड बताया जा रहा है। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। शंकराचार्य को मारने की धमकी, पुलिस ने दर्ज नहीं की शिकायत। ममता का शाह परिवार, घुसपैठ हो रही है तो इस्तीफा दे दीजिए। उत्तर प्रदेश की फाइनल वोटर लिस्ट जारी, कट गए 2 करोड़ नाम। असम केस में खेड़ा को राहत मिली, 1 हफ्ते की अग्रिम जमानत।
ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को जान से मारने की धमकी मिली है। आरोप है कि एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर मैसेज भेजकर गालियां दी और कहा कि शंकराचार्य का अंजाम भी अतीक अहमद की तरह होगा। इस बारे में शंकराचार्य के मीडिया प्रभारी शैलेंद्र योगीराज ने जानकारी दी और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। समर्थकों का कहना है कि वे गुरुवार को भेलूपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उनकी शिकायत नहीं लिखी। उन्हें बार बार 1 घंटे में आइए कहकर पूरे दिन घुमाया, फिर भी मामला दर्ज नहीं किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शंकराचार्य को अप्रैल की शुरुआत से ही लगातार धमकी भरे मैसेज मिल रहे हैं। अब समर्थकों ने चेतावनी दे दी है कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो वे थाने के बाहर धरना और प्रदर्शन करेंगे। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये संकल्प पत्र जारी किया। इसमें बंगाल के लिए बीजेपी ने बड़े बड़े वादे किए हैं। हर महिला को हर महीने 3,000 रुपए, युवाओं को 3,000 रुपए का भत्ता, 1 करोड़ रोजगार, 45 दिन में 7वां वेतन आयोग लागू और घुसपैठियों पर डिटेक्ट डिलीट डिपोर्ट की सख्त नीति, साथ ही यूसीसी लागू करने, भ्रष्टाचार पर श्वेत पत्र लाने और किसानों को एमएसपी से ज्यादा दाम देने का भी वादा किया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले टीएमसी भी अपना घोषणा पत्र दीदी के 10 संकल्प के नाम से जारी कर चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हुमायूं कबीर से जुड़े स्टिंग वीडियो पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि भाजपा सत्ता के लिए किसी भी कीमत पर समझौता तो नहीं करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि पश्चिम बंगाल में जो लोग बाबरी मस्जिद बनाने की बात करते हैं, उनसे हाथ मिलाने के बजाय पार्टी 20 साल तक विपक्ष में बैठना बेहतर समझेगी। कोलकाता में भाजपा का घोषणा पत्र जारी करने के दौरान अमित शाह ने तृणमूल कांग्रेस के आरोपों पर प्रतिक्रिया दी। दरअसल टीएमसी ने दावा किया था कि भाजपा ने पूर्व तृणमूल नेता हुमायूं कबीर को ममता बनर्जी सरकार गिराने के लिए इस्तेमाल किया है। इस पर शाह ने कहा कि ममता जी 2000 वीडियो बनवा सकती हैं, लेकिन हुमायूं कबीर और भाजपा का मेल साउथ और नॉर्थ पोल जैसा है, हम कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी के संकल्प पत्र जारी होने के बाद आरोप लगाया कि बीजेपी बंगाल को 3 टुकड़ों में बांटना चाहती है। ममता ने नॉर्थ 24 परगना में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी चुनाव से पहले कुछ और बाद में कुछ और कहती है। वो एनआरसी और परिसीमन के जरिए बंगाल को 3 हिस्सों में बांटना चाहती है। ममता ने कहा कि एसआईआर के नाम पर सिर्फ वोटरों के नाम काटे गए हैं और अगर वाकई घुसपैठ हो रही है तो ये तो अमित शाह की जिम्मेदारी है कि वो घुसपैठ रोकें और अगर नहीं रोक पा रहे हैं तो तुरंत इस्तीफा दे दें। पश्चिम बंगाल में इलेक्शन कमीशन द्वारा वोटर लिस्ट फ्रीज करने के मामले में 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। यानी कि जिन लोगों के नाम 9 अप्रैल तक लिस्ट में जुड़ गए हैं, सिर्फ वही नाम रहेंगे। अब आगे कोई नाम जोड़ा नहीं जाएगा, जबकि अभी कई नाम जोड़ने के मामले लंबित हैं। पूरी जांच पड़ताल के बाद करीब 89 लाख लोगों के नाम लिस्ट से हटा दिए गए हैं। इनमें से 27 लाख से ज्यादा नामों को जुडिशियल स्क्रूटनी के बाद अयोग्य करार दिया गया। अब बंगाल में वोटरों की संख्या 7 करोड़ 66 लाख से घटकर 6 करोड़ 77 लाख रह गई है। गुरुवार आधी रात तक चुनाव आयोग ने दूसरे चरण की लिस्ट पर भी मोहर लगा दी। करीब 2 लाख से ज्यादा लोग ऑनलाइन अपील करने के बाद अभी भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने के लिए राजी हो गया है। उत्तर प्रदेश की फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। फाइनल लिस्ट से 2 करोड़ मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। पहले उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ 44 लाख मतदाता थे, अब ये घटकर 13 करोड़ 39 लाख मतदाता रह गए हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक इनमें से पुरुष मतदाता करीब 55%, महिला मतदाता 45% और तीसरे लिंग के मतदाता 4200 से ज्यादा हैं। युवा वोटर्स की बात करें तो 18 से 19 साल के करीब 17 लाख से ज्यादा नए वोटर जुड़े हैं। हालांकि राहत की बात तो ये है कि जिनका नाम छूट गया है वो अभी भी फॉर्म 6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को बड़ी राहत मिल गई है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने उन्हें 1 हफ्ते की अग्रिम जमानत दे दी है। दरअसल खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता शर्मा की पत्नी पर 3 पासपोर्ट और विदेश में संपत्ति छिपाने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद खेड़ा के घर पर असम पुलिस ने छापेमारी की और खेड़ा पर मानहानि, जालसाजी और साजिश जैसी गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया। इसी मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर संबंधित अदालत में नियमित जमानत के लिए अप्लाई कर दो। सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया और कहा कि ये लोकतंत्र के खिलाफ है। सोशल मीडिया पर अगर फैक्ट चेक करते हैं या किसी भी मुद्दे की तह तक जाकर सच लिखने का शौक है तो सावधान हो जाइए, वरना सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ सकती है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में आईटी नियमों में बड़ा बदलाव प्रस्तावित है और इसका सीधा असर पड़ सकता है एक्स की कम्युनिटी नोट्स पर। अब तक ये कम्युनिटी नोट्स यानी यूजर्स द्वारा किया गया फैक्ट चेक
खुले तौर पर दिखाई देता था। लेकिन नए नियम लागू हुए तो अगर कोई नोट सरकार के दावों को चुनौती देता है तो उस पर एक्शन हो सकता है। सरकार के मुताबिक अगर कोई नोट न्यूज या पॉलिसी से जुड़ा है और उसे गैर कानूनी माना गया तो प्लेटफॉर्म को उसे हटाना पड़ेगा या फिर ब्लॉक भी करना पड़ेगा। यानी अब सिर्फ पोस्ट ही नहीं बल्कि पोस्ट के नीचे लिखा सच भी जांच के दायरे में आ सकता है। इस बीच एक्सपर्ट्स और इंडस्ट्री ग्रुप्स ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि इससे विकिपीडिया जैसे प्लेटफॉर्म या कम्युनिटी ड्रिवन कंटेंट पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि सरकार का कहना है कि यह सिर्फ प्रक्रिया साफ करने के लिए है, लेकिन कोई नई ताकत नहीं दी जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि क्या सोशल मीडिया पर सरकार की निगरानी लोगों की आजादी को कंट्रोल में कर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार।